ये है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा, जिसके होठों को पेंट करने के लिए ही 12 साल लग गए थे। ये पेंटिंग अपने समय से काफी ज्यादा एडवांस थी, क्योंकि उस समय पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स बहुत ही सिंपल और निर्जीव दिखाई देती थी। वही मोनालिसा को देखकर ऐसा लगता है मानो वो आपके सामने ही बैठी है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसमें दर्शाई गई लड़की की आइडेंटिटी है। क्या वो वाकई में कोई इंसान हुआ करती थी या सिर्फ कल्पना से बनाई गई थी? आखिर लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को इतने रियलिज्म के साथ कैसे पेंट किया? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? और कैसे 1911 में हुए एक इंसिडेंट ने मोनालिसा को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया? इटालियन भाषा में मोना का मतलब होता है मैडम या माई लेडी। सिमिलरली मोनालिसा का मतलब हुआ मैडम लीजा। एक लंबे समय से मोनालिसा की आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूजन था, लेकिन आज हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये पेंटिंग असल में किसकी थी। साल 1550 में जॉर्जियो वसारी ने द लाइफ्स नाम की किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लियोनार्डो के साथ साथ बाकी कमाल के आर्टिस्ट की जीवन कथाएं लिखी। वसारी ने इस पेंटिंग के बारे में लिखा कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को देल जियोकोंडो की पत्नी मोनालिसा की पेंटिंग बनाने का बीड़ा उठाया। फ्रांसिस्को फ्लोरेंस में रहने वाले एक धनी रेशम व्यापारी थे और फैमिली कनेक्शंस के चलते लियोनार्डो को इस पेंटिंग का काम कमीशन किया गया। वसारी की इन बातों से काफी सारे स्कॉलर सहमत नहीं हुए। किसी ने कहा कि ये सिर्फ लियोनार्डो की इमेजिनेशन थी, तो किसी ने कहा कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दर्शाया है। इन सब बातों के ठोस सबूत न होने के कारण मोनालिसा की असली पहचान एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गई। लेकिन साल 2005 में एक जर्मन स्कॉलर को हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 15वीं शताब्दी की एक किताब मिली, जिसमें एक हैंड रिटन नोट था। ये नोट लिखा गया था एगोस्तिनी वेस्पुची के द्वारा, जो लियोनार्डो के काफी अच्छे दोस्त थे। इस नोट में वेस्पुची लिखते हैं कि लियोनार्डो लीजा देल जियोकोंडो की पेंटिंग बना रहे हैं, और मशहूर ग्रीक पेंटर एपेलस और लियोनार्डो के पेंटिंग स्टाइल की सिमिलरिटीज के बारे में भी लिखते हैं। यानी कि ये पेंटिंग फ्रांसिस्को देल जियोकोंडो की पत्नी मैडम लीजा की ही थी। ये नोट मोनालिसा के आइडेंटिटी के साथ साथ उस डेट को भी कंफर्म करता है जब वो इस पर काम कर रहे थे। फ्रांस के किंग फ्रांसिस फर्स्ट के इनविटेशन पर लियोनार्डो दा विंची साल 1516 में इटली से फ्रांस शिफ्ट हो गए और अपने साथ मोनालिसा को भी फ्रांस ले गए। कहा जाता है कि उन्होंने 1503 से लेकर 1517 तक इस पेंटिंग पर काम किया और इसे बेहतर और बेहतर बनाते गए। इस पेंटिंग की डिटेल्स के बारे में जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों है और कैसे इसे इतने रियलिज्म के साथ पेंट किया गया। साल 1519 में दा विंची की मृत्यु हो जाने के बाद राजा अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए इस पेंटिंग को रख लेते हैं। आज के समय मोनालिसा पेरिस के लुव्र म्यूजियम में परमानेंट डिस्प्ले पर है, जहां 1911 में हुए घटना ने इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया था। इस पेंटिंग की स्पेशलिटी के बारे में जानने के लिए पहले हमें दा विंची के बारे में कुछ जानना होगा। इससे हमें मोनालिसा के मिसिंग आईब्रोज का आंसर भी मिल जाएगा। दा विंची सिर्फ एक कमाल के पेंटर ही नहीं, बल्कि एक अव्वल दर्जे के इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, बोटेनिस्ट और एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन सब के अलावा भी उन्हें कई सारी अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज थी, और इस नॉलेज का इस्तेमाल वो अपनी पेंटिंग्स में बखूबी करते थे। जैसे कि दा विंची की शुरुआती पेंटिंग अनंशिएशन में फूलों और पेड़ों की स्टडी करके उन्हें जिन डिटेल्स के साथ पेंट किया गया है, ये उनके बोटैनी के ज्ञान को दर्शाता है। बाकी पेंटर्स ने अपनी अनंशिएशन थीम वाली पेंटिंग्स में एंजल की विंग्स पर खास ध्यान दिए बिना उसे अपनी इमेजिनेशन से पेंट कर दिया। वही दूसरी तरफ दा विंची ने जिस रियलिज्म के साथ एंजल की विंग्स को असली बर्ड विंग्स की तरह पेंट किया है, ये उनके बर्ड एनाटॉमी के ज्ञान को दर्शाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऑप्टिक्स के बारे में भी जानते थे। वो जानते थे कि जो चीज जितनी दूर होगी उसकी आउटलाइन उतनी ही अनक्लियर दिखेगी। इसलिए इस पेंटिंग के सेंटर में जो सफेद पहाड़ है, उसके साइड की डिटेल्स बहुत ही ब्लर और डाउटफुल है। ऑप्टिक्स के इसी टेक्निक का इस्तेमाल दा विंची ने मोनालिसा के बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए भी यूज किया है, जबकि उस टाइम पर पेंटिंग के सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को शार्प डिटेल्स के साथ पेंट किया जाता था। ये पोर्ट्रेट इसलिए भी इतनी स्पेशल है क्योंकि ये अपने टाइम के पेंटिंग स्टैंडर्ड्स या नियमों के विपरीत जाकर बनाई गई थी। जैसे कि कमीशन पेंटिंग्स में लोग एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी पहना करते थे, मगर मोनालिसा को सिंपल कपड़ों में बिना ज्वेलरी के पेंट किया गया था। दा विंची ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इस पेंटिंग में डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सके, जिससे हमारा ध्यान मोनालिसा के फेस से ना हटे। जिस पोज में लीजा को पेंट किया गया है, उस टाइम पर ये किसी आविष्कार से कम नहीं था। ट्रेडिशनली महिलाओं की पेंटिंग साइड प्रोफाइल में बनाई जाती थी और वो मुस्कुराया नहीं करती थी, मगर मोनालिसा के पोर्ट्रेट को एकदम रियलिस्टिक तरीके और हल्की सी स्माइल के साथ पेंट किया गया था। थोड़ी देर के लिए लीजा की आंखों में ध्यान से देखिए। पहले वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब नहीं। जब हम चेहरे के चारों ओर स्कैन करते हैं तो मुस्कान आती है
और चली जाती है। लीजा की स्माइल को बनाते वक्त दा विंची अपनी रातें मुर्दा घरों में गुजारा करते थे। वो ये बात जानना चाहते थे कि हमारे फेस में स्माइल आती कैसे है, इसलिए वो शवों से मांस छीलकर उसके नीचे के मसल्स और नर्व्स को स्टडी करते थे। शायद इसी वजह से मोनालिसा की स्माइल को बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए। वो इसे इतने रियलिस्टिक तरीके से पेंट करना चाहते थे कि ऐसा लगे लीजा हमारे सामने ही बैठी हैं। इस रियलिज्म को अचीव करने के लिए उन्होंने फूमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये एक ब्लेंडिंग टेक्निक है जिसमें एक कलर से दूसरे कलर में सॉफ्टली मूव किया जाता है। ऐसा करने से पेंटिंग में शार्प अननेचुरल लाइंस क्रिएट नहीं होती। रफाएल और लियोनार्डो की पेंटिंग्स के एक्सरे को देखने पर रफाएल के कैरेक्टर की आउटलाइन साफ दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही एजेस ड्रॉ कर ली थी। मगर फूमाटो का इस्तेमाल करने की वजह से दा विंची की पेंटिंग गायब हो जाती है। जैसे कि मोनालिसा के शोल्डर और बैकग्राउंड के बीच में एक क्लियर बाउंड्री नहीं है, और इसी तरह आपको इस पेंटिंग में कहीं पर भी हार्ड एजेस देखने को नहीं मिलेंगी। इस टेक्निक के कमाल का इस्तेमाल आप मोनालिसा की आंखों और होठों पर देख सकते हैं। दा विंची के रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने के एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए ये मानना काफी मुश्किल था कि उन्होंने मोनालिसा की आईब्रोज नहीं बनाई। साल 2004 में आर्ट टेक्नीशियन पास्कल कॉट ने इस पेंटिंग का मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैन किया, जिससे हमें ये पता चला कि पहले मोनालिसा के आईब्रोज और आईलैशेस हुआ करते थे, मगर वक्त के साथ क्लीनिंग और रिस्टोरेशन के चलते पेंटिंग के नाजुक हिस्से मिट गए। मोनालिसा को शुरू से ही एक महान पेंटिंग के रूप में देखा जाता था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 4 सालों तक अपने प्राइवेट बेडरूम में लगाए रखा। उनकी माने तो ये पेंटिंग एक मास्टरपीस थी। फाइनली 1804 में मोनालिसा को लुव्र म्यूजियम में एग्जीबिशन पर लगा दिया गया। 1867 के बाद न्यूज़पेपर और ट्रैवल गाइड में छापे जाने वाले आर्टिकल्स ने इस पेंटिंग को टूरिस्ट और आर्ट प्रेमियों के बीच मशहूर बना दिया, और फिर ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को विंचेंजो परुजिया ने इस पेंटिंग को म्यूजियम से चुरा लिया और इसे अपने साथ इटली ले गए। विंचेंजो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। उनका मानना था कि ये पेंटिंग फ्रांस में नहीं बल्कि इटली में होनी चाहिए। मोनालिसा की चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और ये पेंटिंग 2 साल से भी ज्यादा समय के लिए लापता रही। इस दौरान लोग ब्लॉक के चारों ओर उस खाली जगह को देखने के लिए लाइन लगाते थे जहाँ पहले ये हुआ करती थी। चोरी करने के बाद विंचेंजो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या करे। अंत में बेसब्र होकर वो इसे बेचने का डिसीजन लेते हैं। फाइनली दिसंबर 11, 1913 मोनालिसा को फ्लोरेंस के आर्ट डीलर जियोवानी पोजी को बेचने की कोशिश करते वक्त विंचेंजो को अरेस्ट कर लिया जाता है और जनवरी 4, 1914 को ये पेंटिंग लुव्र म्यूजियम में दोबारा से डिस्प्ले के लिए लगा दी जाती है। पहले सिर्फ आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले लोग ही मोनालिसा के बारे में जानते थे, मगर चोरी होने के बाद 2 सालों तक हुई मीडिया और माउथ पब्लिसिटी की वजह से ये पेंटिंग आम लोगों के कानों तक भी पहुंच गई। आज भी इस म्यूजियम में 80% लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैं पहाड़ों की तरफ घूमने निकल गया। बाकी आप मेरी ये लिविंग गॉडेस वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। इसमें मैंने दुनिया की एकमात्र जीवित देवी की अनोखी कहानी को कवर किया है, साथ ही ये बात भी कि क्यों उन्हें एक समय बाद अपने पद को छोड़ना पड़ता है।